माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हमारा मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर क्लास 12th सोशियोलॉजी सेशन 2022 एंड 23. दिस इज सलोनी पांडे, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के. सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत जल्द आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए हमको होना होगा 200% प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, है ना. तो इसके लिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए सैंपल पेपर सॉल्यूशंस, और हमारे आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं पेपर 1 को सॉल्व. सो जो आपका सेशन है 2022 एंड 23, उसमें जिस तरीके से आपको सीबीएसई ने सैंपल पेपर सॉल्यूशन दिया है या सैंपल पेपर दिया है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके पूरे सिलेबस में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी गुंजाइश है कि वो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे. यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व. साथ ही साथ में हम देखेंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है, क्या सारे पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड करने हैं, पैटर्न क्या रहेगा, ये सब कुछ आपको टिप्स वगैरह जो है बीच बीच में मिलती रहेंगी. और हमारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे आंसर फ्रॉम योर क्लास 12th सोशियोलॉजी. आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या आ सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एक बार उसको और अच्छे से देख लेते हैं ताकि वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहे. क्योंकि पैटर्न अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है और एग्जाम को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, तो फिर आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में ज्यादा टाइम वेस्ट, मतलब आपका टाइम नहीं लगेगा, टाइम कहीं और वेस्ट नहीं होगा. जल्दी से टाइम पे पेपर कर लोगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लिख पाओगे और स्ट्रेस भी नहीं होगा. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो ओके, सो योर क्लास 12th सोशियोलॉजी सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2022-23, एंड एज यू ऑल नो कि आपका जो पेपर है वो होगा 80 मार्क्स का. ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है और आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं. कितने आवर्स मिलेंगे? 3 आवर्स. तो 3 आवर्स में आपको 80 मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने हैं. क्लियर? कैसे करोगे? तो देखो, थोड़े से हम देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा है. तो हमारे इस पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. ए, बी, सी, डी, ये 4 सेक्शंस होंगे. और जो आपका ए सेक्शन है वो होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड. मतलब यहां पर आपको सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. टोटल 20 क्वेश्चंस हैं. कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं. 1 क्वेश्चन 1 मार्क. क्लियर? तो 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं. जो आपका सेक्शन बी है, इसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे. यहां पर आपके 9 क्वेश्चंस हैं एंड 2 मार्क्स फॉर ईच. यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके? 18 मार्क्स हो गए. ठीक है, तो टोटल यहां पर आप 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सेक्शन सी आपका है शॉर्ट आंसर टाइप. ओके, यहां पर आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे. कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 6 क्वेश्चंस मिलेंगे. इन 6 क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन पे, मतलब आंसर करने पे 4 मार्क्स मिलने वाला है. दैट मीन्स कितने हो गए? 24 मार्क्स आपको सी सेक्शन से मिल रहे हैं. और जो आपका सेक्शन डी है उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे. इट इज लॉन्ग आंसर टाइप, और इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं बट 6 मार्क्स के हैं. तो अगेन ये भी कितने का हो गया? 18 मार्क्स. तो 20, 18, 24 एंड 18, इस तरीके से टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है. ठीक है, 4 सेक्शन है. बहुत अच्छे से क्लियर रखना अपने आप को, ऐसा, क्योंकि देखो अगर पैटर्न नहीं पता होगा तो एकदम से एग्जाम में जाके और पेपर देख के ब्लैंक हो जाओगे, क्या आया क्या नहीं आया. पेपर अगर पैटर्न आपको पता है, आप बिल्कुल क्लियर रहोगे कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करके जाओगे. ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस हैं और इसी तरीके से आपको जो है मतलब सारे क्वेश्चंस वगैरह मिलने वाले हैं. देखो यहाँ पे देखो, योर पेपर हैज 4 सेक्शंस. ओके, टोटल 38 क्वेश्चंस. सेक्शन ए 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू, और हर एक आंसर मतलब करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा. इसके बाद में सेक्शन बी 21 से 29,
2 मार्क्स ईच, तो कितने हो गए हमारे 18 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड लिमिट आपको दी है 30 वर्ड्स, आपको आंसर लिखना है सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में। मैं बताऊँ, एक बहुत सिंपल सा काम करो, एक ब्लैंक पेज लो और उसके ऊपर ना पैटर्न लिख के बिल्कुल अपने सामने रख लो। पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बार हम पैटर्न को मिस कर देते हैं कि अरे हमको पैटर्न से क्या करना, हम पैटर्न को क्यों समझें, हमको तो क्वेश्चंस देखने हैं। आप कितने क्वेश्चंस देख लो, अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो आप उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। देन कम सेक्शन सी, जिसमें अगेन 30 to 35 यानी टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर वर्ड लिमिट आपकी 80 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सेक्शन बी 30 वर्ड्स, सेक्शन सी 80 वर्ड्स एंड सेक्शन डी जहां पर सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और 6 मार्क्स के हैं, यहां पे आपको 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 36 जो आपका होगा वहां पर आपको एक पैसेज दिया होगा, पैसेज को पढ़ के फिर क्वेश्चन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ये याद है, ध्यान रहेगा ना, हर एक पेपर में याद रहेगा, क्लियर, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सेक्शन ए में हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे और उनके आंसर्स को। क्लियर, करें स्टार्ट, रेडी हो ना सभी? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया डेटा that is 2011 which state in India has the highest child sex ratio? बताओ, मतलब आंसर्स आप लोग को देने हैं, है ना, आप लोग ने पढ़ा है ना, इतने टाइम से पढ़ रहे हो सारा कुछ, तो अब आपके फटाफट आंसर्स आने चाहिए। और कहां पर आएंगे आंसर्स? कमेंट सेक्शन में, मुझे सबके आंसर दिखने चाहिए, ठीक है। तो सब इन्वॉल्व होके फटाफट से जो है मुझे आंसर्स देना स्टार्ट करो कमेंट सेक्शन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, सेंसस ऑफ इंडिया डेटा यानी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है? ऑप्शंस केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़। सेकंड्स में आंसर दो, फटाफट, जल्दी जल्दी करना है हमको, 38 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें करेक्ट आंसर? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, which policy was introduced by the government of India that could increase the child sex ratio in the country? कौन सी ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके थ्रू चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंक्रीज किया जा सकता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज मनरेगा, या फिर मिड डे मील प्रोग्राम? कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसके थ्रू हम चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं? जल्दी से ए बी सी डी, जल्दी करेक्ट आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि अगर आप गर्ल चाइल्ड को जो है सेव करोगे और साथ में उसको एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो इंडिया में हम देख रहे हैं कि वो घटता चला जा रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ मतलब यहाँ पर हम चाइल्ड्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स, क्लियर, मतलब पर 1000 गर्ल्स, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीजें। क्योंकि देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो पर अगर क्वेश्चन आया है और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है आपको यही नहीं पता तो वहीं पे ऑप्शन जो है गलत चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजों को लेके बिल्कुल क्लियर रहना। आपका जो चैप्टर 2 है डेमोग्राफी से रिलेटेड, उस एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट और एक्सेट्रा। तो ये आपको बिल्कुल एक एक लाइन में याद रहना चाहिए कि ये क्या है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, द पिरामिड फॉर 2026 shows the estimated future size of the relevant age groups based on data on the past rates of growth of each age group. Such estimates are also called dash. ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि 2026 का पिरामिड हम जो है उसको उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर उस एक टाइम पर किस तरह की ग्रोथ होगी। अब 2026 अभी आया तो नहीं है बट हम उसको भी क्या कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं कि जब 2026 आएगा तो किस तरीके से एज ग्रुप्स में बढ़ जाएगा या कहाँ पर जो है कितना एज ग्रुप रहेगा, कौन सा एज ग्रुप ज्यादा रहेगा, कौन सा एज ग्रुप कम रहेगा, हम ये सारा कुछ बता पाते हैं। ठीक है, हम ये सारा डेटा जो है वो बता पाते हैं पास्ट डेटा को क्रॉस चेक करते हुए या पास्ट डेटा को एज अ बेस बना के हम बता पाते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है। इस तरह से जब भी हम एस्टिमेट बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, प्रोजेक्शंस, एज पिरामिड,
डेमोग्राफिक डिविडेंड या रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज? जल्दी से फटाक से आंसर आना चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखते ही, ठीक है? थोड़ा सा और सोच लो, क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन बोलेंगे, एज पिरामिड बोलेंगे, या डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलेंगे, या रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलेंगे? क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, द ऑप्शन ए, दैट मीन्स प्रोजेक्शन। इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट करना, आगे की चीज को। जब आप मतलब पिछली चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बताते हो, तो आप प्रोजेक्शन कर रहे होते हो। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट मीन्स प्रोजेक्शंस। क्लियर है? समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? आपने पहले भी इनको किए होंगे, मतलब आप जो मैंने पहले भी क्वेश्चंस वगैरह करवाए हैं उनको देखोगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आदिवासी लिटरली मीन्स? ऑप्शन ए फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स, ऑप्शन बी एंशिएंट इनहेबिटेंट्स, ऑप्शन सी इनवॉलेंट्री इनहेबिटेंट्स, या ऑप्शन डी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। क्या बोलेंगे हम? आदिवासी पीपल जो होते हैं उनको लिटरली मतलब क्या कहा जाता था आदिवासी को? जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। जो आदिवासीज होते थे उन्हें ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बोला जाता था, ना ही एंशिएंट, ना ही फॉरेस्ट और ना ही इनवॉलेंट्री। दीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखो, जैसे जब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना और आपका कोई डाउट आ जाता है कि मतलब ऐसा क्यों नहीं बोला है, ठीक है, तो वो भी आप एक बार मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मतलब एक बार नहीं, बहुत बार पूछ सकते हो। आप जब भी चाहो तो कमेंट सेक्शन में उसको लेके भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, पढ़ते पढ़ते भी कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? मैं आपके सारे डाउट्स को वहां पर आंसर कर दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सुल्तानाज ड्रीम एज अ बुक रिटन बाय? सुल्तानाज ड्रीम एक बुक है और किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान ने, ताराबाई शिंदे ने, बेगम रुखैया शेखावत हुसैन ने, शेखावत हुसैन ने, या बिशप जोसेफ बटलर? किसने लिखी थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, मतलब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप सच में आंसर्स कर पा रहे होंगे और मुझे कमेंट सेक्शंस में आंसर मिल रहे होंगे, है ना? सो एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने सुल्ताना ड्रीम लिखी थी। इसमें वो जो है इमेजिन करती हैं कि कैसे जो है मतलब मेल कोर्स जो हैं वो वुमेन के पास चले जाते हैं, वुमेन कोर्स जो हैं वो मेल्स के पास में चले जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। A state is a body that successfully claims a monopoly of legitimate force in a particular territory according to? किसने कहा है ये? ठीक है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया है ना कि एक स्टेट जो होता है वो एक ऐसी बॉडी है जो अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करता है लेजिटिमेटली इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। किसने कहा है ये? कार्ल मार्क्स ने, ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, जैक्स रूसो? बताओ किसने कहा है ये कि एक स्टेट एक ऐसी बॉडी होती है जो सक्सेसफुली क्लेम करती है अपनी मोनोपोली लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी? ये जीन जैक्स रूसो है, तो इनको जे रूसो भी कहा जाता है, ठीक है? तो अगर कभी जे रूसो आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इनका नाम पूरा यही है, जीन जैक्स रूसो। यहाँ पे शॉर्ट में जैक्स रूसो लिखा है, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताओ यहाँ पे? एंड द आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर बोलते हैं कि मोनोपोली लेजिटिमेट मोनोपोलिस्टिक स्टेट हो जाता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट्स वगैरह याद रखना, स्टेटमेंट पूछ लिया जा सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा है, और कभी भी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो एक दो बार अच्छे से रीड कर लो अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द लॉज दैट allows citizen of a particular state to also simultaneously be citizens of another state called? ऐसे कौन से लॉज होते हैं जिसमें अलाउ कर दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसमें अलाउ कर दिया जाता है कि आप एक स्टेट के भी मतलब सिटीजन हो सकते हो और आप एक और स्टेट के भी सिटीजन हो सकते हो। जैसे मान लो आप इंडिया के भी सिटीजन हो और आप अमेरिका के भी सिटीजन हो, ठीक है? तो ये आपने दो जगह मेंबरशिप ले ली है, ठीक है? तो मतलब सिटीजनशिप ले ली है, सॉरी मेंबरशिप नहीं, आपने दो जगह सिटीजनशिप ले ली है। तो इस तरह की सिटीजनशिप को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस बॉर्डर सिटीजनशिप लॉज, मल्टीपल सिटीजनशिप लॉज, डुअल सिटीजनशिप लॉज, या नन ऑफ द अबव? बहुत सिंपल है, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया है, अगर आप थोड़ा सा समझे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा आंसर।
एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट मीन्स डुअल सिटीजनशिप। इसे बोलते हैं दोहरी नागरिकता, कि आपने एक स्टेट की भी सिटीजनशिप ली हुई है, आपने मतलब दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप सेम टाइम पे ली हुई है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डुअल सिटीजनशिप। मल्टीपल सिटीजनशिप तब होती है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह आप देखोगे तो वहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया के एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, आप भोपाल के भी सिटीजनशिप आपको मिलेगी, आपको मध्य प्रदेश की भी सिटीजनशिप मिलेगी, आपको इंडिया की भी सिटीजनशिप मिल रही है ना। ये एक तरीके से 3 तरह की सिटीजनशिप, और फिर आपने किसी एक कंट्री के लिए दूसरी की भी ले ली, तीसरी की भी ले ली, तो इस तरीके से मल्टीपल सिटीजनशिप होती हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज डुअल सिटीजनशिप लॉस। क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट अबाउट नव्य न्याय लॉजिक इन दी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। किसने नव्य न्याय लॉजिक के बारे में लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ नॉलेज के अंदर? राजा राम मोहन रॉय, कंदुकुरी, वीर सलिंगम, सर सैयद अहमद खान या पंडिता रमाबाई? किसने लिखा है बताओ, नव्य न्याय लॉजिक किसने दिया था? एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज वीर सलिंगम, ठीक है, इनने नव्य न्याय लॉजिक के बारे में बताया था। ये सारे मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज आपके बनेंगे वो आप जब तक चैप्टर रीड नहीं करोगे आप एमसीक्यूज को मार्क नहीं कर पाओगे। तो जो लोग अच्छे से चैप्टर्स रीड कर रहे हैं वो इसको आंसर कर पा रहे हैं, और जिन्हों मतलब कर पा रहे होंगे, और जो भी नहीं रीड कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत आएगी एमसीक्यूज में। और एमसीक्यूज टोटल 20 मार्क्स आपके कवर कर रहा है 80 में से, है ना, तो मतलब मेजर पार्ट को कवर कर रहा है, तो इसलिए आपको उसको अच्छे से याद करना ही करना है ना, मतलब अच्छे से रीड करने हैं चैप्टर्स को, और वहां पे आपके मार्क्स आने चाहिए। क्लियर, सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करोगे तो एमसीक्यूज को। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो डैश सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर. These have to be registered with the government to ensure that their employees get proper salaries, wages, pension and other benefits. किसी एक सेक्टर की बात यहाँ पर हो रही है जहाँ पर पूरे साल में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है, मतलब यूनिट्स में हम एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, और इसी के साथ साथ में वो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड होती है, और वो ये चेक करती है, इंश्योर करती है कि जो भी उसके सारे वर्कर्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर सैलरी, वेजेस, पेंशन, बेनिफिट सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये पूरा काम कौन से सेक्टर के अंदर होता है? प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या पब्लिक सेक्टर? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत सिंपल, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड द आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 2 तरह के सेक्टर होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है जिसे फॉर्मल बोलते हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है जिसे इनफॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर होगा, उसके एम्प्लॉइज को प्रॉपर सैलरीज, वेजेस, ये सारी चीजें मिलेंगी, और वो अपनी सभी यूनिट्स में 10 और मोर पीपल को पूरे साल भर में एम्प्लॉय करेगा ही करेगा। क्लियर, सो ये होते हैं कौन से आपके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कंफ्यूज नहीं होना सेक्टर्स में, ठीक है। देन कम्स 10th क्वेश्चन, प्राइवेट कंपनीज स्पेशली फॉरेन फर्म्स are encouraged to invest in sectors earlier reserved for the government such as. प्राइवेट कंपनीज, जब हमने एलपीजी अडॉप्ट किया 1991 में, तो प्राइवेट कंपनीज या स्पेशली जो फॉरेन फर्म्स थे उनको इनवाइट किया गया, इंकरेज किया गया कि आप भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स में इनका जो है मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। वो सभी सेक्टर्स जो पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहते थे, अब उसमें प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो कौन सा वो सेक्टर था जिसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया गया था? एंड दी ऑप्शंस आर रेलवेज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस या टेलीकॉम। कौन से सेक्टर में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आता है? एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज टेलीकॉम। टेलीकॉम सेक्टर है जहां पर हमको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। क्लियर, रेलवेज में तो इवन अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज रेलवेज तो पहले पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हो गया, डिफेंस में तो है ही नहीं अभी बिल्कुल भी। क्लियर, मतलब हाँ अभी तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? टेलीकॉम, ऑप्शन डी। क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? 10 क्वेश्चंस को हमने आंसर किया और आप देख रहे हो कि बिल्कुल ऐसे बेसिक सिंपल क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि कंसेप्ट के साथ में क्लियर रहो और चैप्टर को रीड करो। आपके एमसीक्यूज ना आप बिल्कुल मतलब 20 क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको 20 मिनट भी नहीं लगेगा, आप फटाफट देखोगे और आपके आंसर लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एंड डैश इन्वेंटेड अ न्यू सिस्टम इन द 1890s व्हिच ही कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने इन्वेंट किया था? हेनरी फोर्ड, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, कार्ल मार्क्स या हैरी ब्रेवरमैन? बताओ किसने इन्वेंट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट? अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड द आंसर विल बी ऑप्शन यस बी, दैट मीन्स FW टेलर। FW टेलर थे जिसने 1890s में साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया था, है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड बाय द फार्मर्स इन तमिलनाडु? तमिलनाडु के जो फार्मर्स हैं वो कौन सा सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल? पोंगल, बिहू, बैसाखी या उगादी? और हम फार्मर्स की बात करें, है ना, तमिलनाडु में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स बनते हैं, लेकिन तमिलनाडु के जो फार्मर्स होते हैं वो मेनली मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होगा आंसर? पोंगल, बिहू, बैसाखी या उगादी? एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन, जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर दिया करो आप कमेंट सेक्शन में। आप इतनी तेजी से माइंड चलाओगे तभी तो आप एग्जाम में भी आंसर्स दे पाओगे ना। ऐसे सोचो कि ये आपका एग्जाम ही चल रहा है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर है विल बी ऑप्शन ए, दैट मीन्स पोंगल। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पोंगल। तमिलनाडु में कौन सा बनाया जाता है? पोंगल बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो या कुछ MCQs वगैरह दिख रहे हो और आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं पता थी। जैसे मान लेते हैं हमारे 12th क्वेश्चंस को कि तमिलनाडु में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फार्मर से रिलेटेड जिसको पोंगल कहा जाता है। आपको नहीं पता था या आप कंफ्यूज थे, पढ़ा था पर याद नहीं रहा, तो कहीं एक डायरी टाइप होती है ना, वैसे बना लो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये छोटे छोटे फैक्ट्स, जैसे पोंगल लिखा और उसके सामने तमिलनाडु एंड ब्रैकेट में फार्मर्स फेस्टिवल ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब आप जैसे बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना तो उसके 1-2 दिन पहले कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग ना सब एग्जॉस्ट हो जाते हो जब तक बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, क्योंकि इतना पढ़ लिया होता है ना, साल भर में इतनी सारी चीजें कवर अप कर ली होती हैं कि ऐसा लगता है कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है, और डेट्स भी अनाउंस हो ही जाती हैं कि एग्जाम कब होने वाले हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ाई कर रहे होते हैं कि इस डेट को होगा, इस डेट को होगा, और तब तक इतना पढ़ लेते हैं कि एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। तब ऐसा लगता है अब ये चीज पढ़ने का मन नहीं हो रहा, अब नहीं पढ़ें तो भी दिक्कत है ना, और पढ़ेंगे तो मन भी नहीं लग रहा है। तो उस एक टाइम पे पता है क्या करो, जब ऐसा लगे कि कुछ भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है कि इस सब्जेक्ट को पढूं या इस सब्जेक्ट को पढूं, तो ये जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जहां पर आपने बना के रखे हुए हैं, बस एक बार उनको पलट के देख लो, है ना। मतलब आपका जैसे मान लो आपका चैप्टर 2 आपको एक बार रिवाइज करना है पर आपका मन नहीं हो रहा पढ़ने का, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो आपने क्या किया कि एक काम करता हूँ, पहले नोट्स निकाल के ऐसे पलट लेता हूँ, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते भी रहोगे ना तो कुछ ना कुछ चीज है जो आपको याद होती जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो देखोगे ही, तो किसी भी सब्जेक्ट का उठाया जिसका भी मन कर रहा है और उसको थोड़ा ऐसे पलटा पलटा के देखने लगे नोट्स को अपने, तो वो आपको ज्यादा जल्दी याद होंगी चीजें, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज है जो शॉर्ट में आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में, तो उसको लिख लिया करो, ठीक है, साइड में। और कभी ऐसा लगे कि मन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, है ना, क्योंकि ब्रेक अच्छा होता है, फिर उसके बाद में जो पढ़ाई होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट आर? कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, कौन कौन सी डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट होती हैं। 4 ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट, जाट्स एंड राजपूत्स ऑफ यूपी। Second, Vokaligas and Lingayats in Karnataka. C, Kammas and Reddys in Andhra Pradesh. और D, all of the above. करेक्ट आंसर क्या होगा? डोमिनेंट कास्ट का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी डोमिनेंट कास्ट होती है, लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट, एंड द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन यस डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी डोमिनेंट कास्ट के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे मान लो आपने डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट पढ़ा है पर आपको याद नहीं है कि डोमिनेंट कास्ट में कौन कौन आते हैं, तो जस्ट आपने लिखा यहाँ पे ऐसे डोमिनेंट कास्ट लिखो, एक ऐसे डायरी टाइप बना लो शॉर्ट सी, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 करके एग्जाम्पल्स लिख लो, ठीक है, तो वो याद रहेंगे बाद में आपको। और एक और चीज है कि लिखने से चीजें ज्यादा जल्दी याद होती हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। डैश इज फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेट जो है वो फेमस है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, एंड द ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बंगाल।
कहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है? सोचो जरा, ठीक है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, जो क्लासेस में पढ़ा है, जो पहले रीड किया है या कभी लेक्चर में पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा याद करने की कोशिश करो और करेक्ट आंसर बताओ। अगर आता है तो बहुत बार ऐसा भी होता है हमको आंसर आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमारा आंसर सही हुआ या नहीं हुआ, तो अपने आंसर्स के ऊपर भरोसा भी रखना चाहिए, है ना। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं जब आंसर बताऊं तो उसके साथ में क्रॉस चेक करो कि आप सही आंसर दे रहे हो या नहीं। एंड द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 50। द नेशनल प्लानिंग कमिटी स्टार्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड इन द ईयर। आपको बताना है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट करी थी, तो वो कब स्टार्ट होती है या कब अपना वर्क करना स्टार्ट करती है। ऑप्शंस हैं 1919, 1924, 1939 एंड 1946। यहाँ पे आपको आंसर दिया है 1939। ठीक है, तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है, बाद में यही प्लानिंग कमीशन बनती है 1950 में और प्लानिंग कमीशन की तरह काम करती है। इसको आईएनसी, दैट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था 1939 में। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16। द फैमिली स्ट्रक्चर वे प्रॉपर्टी इज पास्ड फ्रॉम मदर टू डॉटर इज नोन एज। जैसे ये मम्मी है, ठीक है, और ये मम्मी की बेटी है। अब मम्मी से प्रॉपर्टी चलेगी बेटी को, फिर इसकी जो बेटी होगी उसको प्रॉपर्टी जाएगी। तो इस तरह से जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसको क्या बोला जाता है, इस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ठीक है, मैट्रियार्की, मैट्रिलिनी, फीमेल हेडेड फैमिली या मैट्रिलोकल। बताओ क्या बोलेंगे इसको, जल्दी से बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। एंड द आंसर विल बी यस, ऑप्शन बी, दैट इज मैट्रिलिनी, क्योंकि एक मैट्रिलिनियन लाइनेज में जो है सारी चीजें चल रही हैं। इसमें हमने खासी, गारो, इनके बारे में पढ़ा हुआ था ना, ट्राइबल्स के बारे में, कि कैसे वहां पे जो है पूरा मैट्रिलिनियल मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर चलता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिलिनी। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपको फटाफट इसलिए करा रही हूं कि जल्दी से आपके एमसीक्यूज होंगे, फिर हम सारे सेक्शंस को कवर अप करेंगे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवीजन वगैरह भी बार बार करना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो और फटाफट अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 सेज डैश द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट was known for his works on the caste system and the term संस्कृताइजेशन। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, एम.एन. श्रीनिवास या टेलकोट पार्सन्स। इनमें से कौन है जो कि एक सोशोलॉजिस्ट भी हैं, एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं फॉर संस्कृताइजेशन, और मतलब संस्कृताइजेशन में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा कास्ट सिस्टम के लिए भी या कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने वर्क किए हैं। ठीक है, तो कौन है वो, क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत सिंपल है। ठीक है, संस्कृताइजेशन टर्म आ गया है तो फिर आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन भी देते हैं। देखो, अगर सिर्फ कास्ट सिस्टम तक होता तो ज्योतिबा फुले भी हो सकते थे, श्री नारायण गुरु भी हो सकते थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं संस्कृताइजेशन की। और दूसरा हमने यहाँ पर बोल दिया कि वो एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे और एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। तो एम.एन. श्रीनिवास के बारे में आपके बुक में अलग से पूरा दिया हुआ है, इवन सभी के बारे में दिया है, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु के बारे में। आप रीड करोगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बॉक्स बहुत बार हम लोग छोड़ देते हैं कि ये नहीं आएंगे या इनसे थोड़ी ना कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, बट एमसीक्यू में बहुत बार वो जो साइड में इंपॉर्टेंट बॉक्सेस दिए रहते हैं ना हमारे चैप्टर्स के बीच बीच में, उन्हीं से बहुत बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसलिए उनको इग्नोर नहीं करना है और उनको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइट टू कैंपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिडम्पटिव मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट या काउंटर मूवमेंट। जब राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए कैंपेन चलाई जाती है आरटीआई के लिए, तो
वो किस एक चीज़ का एग्जाम्पल है? आप रिफॉर्म करना चाह रहे हो, आप रिडम्प्ट करना चाह रहे हो, आप रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो, या किसी मूवमेंट को काउंटर करने के लिए आपने मूवमेंट चलाया था? बहुत सिंपल है। क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। हम रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो भी प्लान्स पॉलिसीज हैं, जो भी चीज़ हो रही है उसको लेके हमारे पास में सूचना का अधिकार होना चाहिए, हमारे पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम एक रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम कोई रिवॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई काउंटर मूवमेंट चला रहे हैं, ना ही हम कोई रिडम्प्टिव मूवमेंट चला रहे हैं। क्लियर? तो अगेन वही चीज है कि आप कब समझ पाओगे इस क्वेश्चन, मतलब इन क्वेश्चंस को आप आंसर कब कर पाओगे? जब आपके ये सारी मूवमेंट्स क्लियर होंगी। ठीक है, तो पढ़ रहे हो ना अच्छे से सारी चीजों को? ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट को आंसर करूंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से सारी चीजों की पढ़ाई करो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। सतनामी मूवमेंट ऑफ द चमार्स इन द ईस्टर्न एमपी and the movement by Jatavs of Agra are examples of। एक सतनामी मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, एक हमने जाटव मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये जो मूवमेंट चली थी, ये किस मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं? वुमेन्स राइट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, दलित मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट? अगेन बहुत सिंपल है ना। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यस, दलित मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? दलितों के अधिकार की बात हो रही थी, और इसके लिए ये मूवमेंट्स चलती हैं। क्लियर? नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन ए। द कैंपेन अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन इन 1917, उसको क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या तेभाग मूवमेंट? जो कैंपेन चलती है इंडिगो प्लांटेशंस के अगेंस्ट में 1917 में, और इसमें महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो उसे कौन सी मूवमेंट बोला जाता है? बताओ, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। लास्ट क्वेश्चन है यार, आंसर करो फटाफट। एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? चंपारण सत्याग्रह। क्लियर है? इसको ईयर के साथ में याद रखना कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ उसका ईयर याद रखना, नॉन कॉपरेशन कब हुआ उसका ईयर याद रखना, तेभाग कब हुआ उसका ईयर याद रखना। बहुत बार ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको ईयर्स दिए रहेंगे, आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन ए। 20 क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूं कि अगर आप चैप्टर को रीड कर रहे हो, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो आप एमसीक्यूज को बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एमसीक्यूज को आंसर करने में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो चैप्टर को रीड करो सेक्शन ए को कवर अप करने के लिए, और बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि चैप्टर्स जो है मैं रीड नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस तो होते ही हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर कर दूंगा। आप नहीं कर पाओगे आंसर। क्लियर? अगर आपने चैप्टर को रीड नहीं किया है तो उसको रीड जरूर करके आना, ताकि टाइम ना वेस्ट हो, वरना बहुत बार 1 आध घंटा एमसीक्यू करने में निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में सिर्फ 3 आवर्स ही हैं, इन्हीं 3 आवर्स में हमको 38 क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? सारी चीजें क्लियर है ना यहाँ पे? अब चलो सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच आंसर, और आपको सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है। 30 वर्ड्स। ठीक है, 30 वर्ड्स मतलब आपके 2-3 लाइन में आंसर हो जाता है, या पॉइंट्स में अगर लिख रहे हो तो 2 पॉइंट लिख दिए एंड दैट इज सफिशिएंट। और देखो ये चीज मैं आपको बता दूं कि पैटर्न मैं आपको बहुत टाइम से एक्सप्लेन करती हुई आ रही हूँ कि पैटर्न ये रखना है, पैटर्न ये रखना है। अब जब मतलब एग्जाम का पैटर्न आ गया तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, तो जो आपका सेक्शन बी है वो आपसे जो आंसर की डिमांड कर रहा है ना, दैट इज जस्ट कि जो पूछा उसका आंसर दो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हाउ हैव ट्राइब्स बीन क्लासिफाइड इन इंडिया? ट्राइब्स का क्लासिफिकेशन इंडिया के अंदर कैसा है? ठीक है, अब मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। ये देखो, जस्ट सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। इंडिया की जो ट्राइब्स हैं हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परमानेंट और एक्वायर्ड। परमानेंट हो गई ये, एक्वायर्ड हो गई ये। 2 मार्क्स मिलने हैं, 2 पॉइंट्स आर इनफ। ठीक है, और 2 पॉइंट्स के साथ में आपको 30 वर्ड्स याद रखने हैं। 2 पॉइंट लिखे और उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, उन्हीं पॉइंट्स को आपके 30 वर्ड्स हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ने पूछा है बस उतना आंसर देना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेक्शन बी में आपको नहीं देनी।
क्लियर, क्योंकि 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स के लिए अगर आप 80 वर्ड्स या 100 वर्ड्स लिखने लग जाओगे तो 5 मार्क्स तो मिलने वाले नहीं हैं, 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो उतना ही लिखो जितना आंसर की क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, और टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज मनी, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, और मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि कैसे ट्राइब्स को क्लासिफाई किया है इंडिया में। तो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं हम, एक परमानेंट ट्रेट्स हैं, एक एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। परमानेंट ट्रेट्स जैसे कि उनकी लैंग्वेज है, उनका अपना रीजन है, कैसे उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरीके से अपनी इकोलॉजी में जो है अडेप्ट करते हैं, उनका इकोलॉजिकल हैबिटेट जो है वो उनके परमानेंट ट्रेट्स हैं, वो कभी भी उसको वो लर्न नहीं करते, वो ऑलरेडी उनके अंदर है। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो टाइम के साथ में वो अपने अंदर मतलब एक्वायर कर लेते हैं। तो जैसे कैसे मोड ऑफ लाइवलीहुड होगा, कितने एक्सटेंट तक हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करना है, या कैसे दोनों के साथ में कंबाइन करना है, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। क्लियर, तो लिविंग को लेके ये सारी चीजें, कल्चर वगैरह भी थोड़ा सा इसमें हम कर सकते हैं। क्लियर, तो बस जितना पूछा उतना आंसर, ठीक है। ये 30 वर्ड्स देखो सफिशिएंटली हो रहे हैं, और इस पे अगर इतना लिखा है 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 22। हाउ डज इंडिया बेनिफिट फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह उठा के देखोगे ना पेपर, आपको देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। इवन सैंपल पेपर्स भी जो सीबीएसई रिलीज करता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि ऐसा बोला जाता है कि इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड से बेनिफिट होने वाला है, तो कैसे बेनिफिट होने वाला है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन कैसे पूछा है, 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन नहीं करना। यहाँ पर इसको मैंने 2 मार्क्स में आपके रखा है कि अगर इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है तो, अदरवाइज ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, वहां पर हम उस अकॉर्डिंग डील करेंगे। बट यहाँ पर अभी देखो कैसे इसको शॉर्ट में आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से बेनिफिट होने वाला है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है वो एक तरीके का सोर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। इसमें आपको सिंपली मैं आपको बताऊं क्या एक चीज दिखानी है आपको यहाँ पर, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ कि होता क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो देखो, एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 2 तरह के एज ग्रुप हैं, एक है 0 to 15 वाले या 0 to 14 वाले, और एक हैं आपके 60 प्लस, और इसके बीच में आते हैं 15 to 60, ठीक है। तो ये जो आपके 15 to 60 हैं ये है वर्किंग, ये कौन है, वर्किंग। और ये जो 2 हैं ये कौन है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारी सोसाइटी में वर्किंग पीपल या जो वर्किंग एज ग्रुप है वो ज्यादा होंगे, उनके नंबर बढ़ेंगे, तो यानी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और साथ ही साथ में हम डेवलप कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कम हो जाते हैं और इनका नंबर बढ़ जाता है तो हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग कम हो गए और डिपेंडेंट रहने वाले लोग ज्यादा हो गए। जैसे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अब वो काम तो नहीं कर सकते, है ना। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इसमें ये है कि जब आपको डेमोग्राफी से डिविडेंड मिल रहा हो, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आपके लिए बेनिफिशियल है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल पॉपुलेशन कौन सी है, वर्किंग। अगर वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंडिया कैसे बेनिफिट होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड से। बस आपको इतना लिखना है कि इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिपेंडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। क्लियर, तो ये एक चीज इंडिकेट करती है कि जो बढ़ता हुआ डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, वो इंडिया को बेनिफिट करेगा अगर इंडिया उसका फायदा उठाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। तो ये सारी चीजों के थ्रू इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, यही आपको लिखना है। मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम डेमोग्राफिक डिविडेंड, अ सोर्स ऑफ economic growth and prosperity from the current generation of working age people, which is a relatively large one compared to the non-working group, thus creating a potential for generating growth. A falling dependency ratio benefits India as it is a source of economic growth and prosperity due to the larger population of workers relative to non-workers. ये falling नहीं rising होगा,
तो वही एक चीज को यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा है, बट आपको इसी एक चीज को लिखना है, ठीक है, कि ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी लिख रहे हो तो इसको क्या कर दो, हाईलाइट, ठीक है। हमने बात करी है कि अगर हमारे जो वर्किंग एज ग्रुप है वो बढ़ जाता है तो हमको इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारा जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, हमारी कंट्री डेवलप करेगी, हमको उसको रियलाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। बस इतना आपको लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, है ना। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे आप लिख सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है, ये आपके याद करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डेमोग्राफिक डिविडेंड इक्वल्स टू, यहां पे लिखना है, मैं यहां पे लिख रही हूं, ठीक है, इक्वल्स टू वर्किंग एज पीपल ग्रेटर देन नॉन वर्किंग एज पीपल। ये ऐसा लिख दो और बस उसके बाद में एक दो पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? तो ये भी चीज़ आपके अंदर, मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पर हम ज़्यादा लिख सकते हैं, है ना, मतलब वर्ड लिमिट एक्सटेंड कर सकती है, उसको हमको कैसे कम शब्दों में लिखना है। मतलब वर्ड लिमिट तो 30 है, लेकिन हमारे पास में जो आंसर है वो मान लो 80 to 100 वर्ड लिमिट्स का है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सिर्फ 30 वर्ड्स। तो कैसे ज्यादा वर्ड्स को कम वर्ड्स में करके हमको लिखना है, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर लिखा है कि मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट में, तो आपको उसको आंसर करना है। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहां तक? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। स्टेट द 2 फैक्टर्स विच एंकरेज रीजनलिज्म। रीजनलिज्म समझते हो ना, अपने रीजन को लेके ज्यादा प्रायोरिटी देना। तो कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो रीजनलिज्म को एंकरेज करते हैं, जिसकी वजह से रीजनलिज्म जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर? देखो क्या लिखोगे, कौन से हैं वो 2 फैक्टर। तो सबसे पहला है जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है सेंस ऑफ रीजनल डेप्रिविएशन, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, ट्राइब आइडेंटिटी, एथनिसिटी, इकोलॉजी एक्सेट्रा। इसमें आपको 2 फैक्टर्स लिखने हैं, आप एक तो ये लिखोगे और दूसरा आप ये लिखोगे, और इन दोनों को कंबाइन करके भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट आप इसमें फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके लिख सकते हो, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो रीजनलिज्म क्यों बढ़ता है, जैसे मान लो ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है, तो आपका प्यार ज्यादा किस एरिया के लिए होगा, ऑब्वियसली इस एरिया के लिए। आप अपने एरिया की बिल्कुल बुराई नहीं सुनोगे किसी से, आप अपने एरिया को चाहोगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। और मान लो जैसे आप हो वैसे ही यहाँ पर और लोग रहते हैं, जैसे आप हो, सेम जैसी भाषा आप बोलते हो, जैसा पहनावा आपका है, जैसा खान पान आपका है, जैसे मतलब खाना आप खाते हो, जैसी एथनिसिटी, जैसी आइडेंटिटी आपकी है, वैसे ही इन सब की है। तो आप चाहोगे ही कि हमारे रीजन की ग्रोथ हो एज कंपेयर टू दिस रीजन, जहाँ पे ज्यादा आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, है ना। तो ऐसी जब चीजें होती हैं तो रीजनलिज्म अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। ये जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब बहुत ज्यादा था, हालांकि बाद में हमने धीरे धीरे करके इसको कम करने की कोशिश की है, बट अभी भी कुछ कुछ जगह पर रीजनलिज्म हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म बढ़ता है? फर्स्ट, जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड द सेंस ऑफ रीजनल डेप्रिविएशन, एंड सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, ट्राइब आइडेंटिटी, एथनिसिटी, इकोलॉजी एक्सेट्रा। क्लियर? यहां भी कोई डाउट नहीं? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। Often we discuss social exclusion and discrimination as though they pertain to our differential economic resources alone. This, however, is only partially true. Determine using 2 examples that social exclusion and discrimination do not pertain to differential economic resources alone. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो सोशल एक्सक्लूजन या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से है, मतलब कोई पुअर है, कोई रिच है, इसलिए सोशल एक्सक्लूजन या सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट ये पार्शियली ट्रू है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो 2 एग्जांपल्स दो और बताओ कि ऐसा क्यों नहीं है, मतलब ये चीज़ सच क्यों नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से नहीं होता, इसके लिए 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? फिर से एक्सप्लेन करूं? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि जो सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है या सोसाइटी में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से कि कोई बहुत रिच है, कोई बहुत ही ज़्यादा पुअर है, सिर्फ इसी वजह से हर बार सोशल एक्सक्लूजन या सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सही नहीं है। तो अब ये सही नहीं है तो इसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा कि ये क्यों सही नहीं है ना? तो वो आपको बताना है 2 एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर? क्वेश्चन आया समझ में? देखो, आंसर में आप क्या लिखोगे? आप बताओगे कि जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, वुमेन जो कि बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत बार उन्हें भी सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे फेस करना पड़ता है ना? हो सकता है रिच वुमेन्स हैं लेकिन स्टिल दे फेस सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, इन वर्क प्लेस और एनी अदर प्लेस। तो ये एक रीजन हो गया। सेकेंड, a middle class professional from a minority group may find it difficult to get accommodation in a metropolitan city। मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे कहीं पर आप जॉब लेने जाओ, आप रिच भी हो, आप प्रिविलेज्ड क्लास से भी आते हो, लेकिन आपका रिलीजन दूसरा है, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पर आपको जॉब ना मिले। तो इसीलिए हर बार सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता है, और भी रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर आपने जेंडर बता दिया, यहाँ पर आपने रिलीजन या एथनिसिटी बता दिया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस? बताओ मुझे कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में, तब जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर हुआ है वो किस तरह से हुआ है, उसका नेचर क्या रहा है? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। क्या लिखोगे? आप बताओगे कि जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में, वो कुछ इस तरीके से चेंज होता है, फॉलोइंग वेज। नंबर 1, कल्टीवेशन बिकेम इंटेंसिव। अब जो कल्टीवेशन होगा वो इंटेंसिवली होगा। इवन हमने ये भी देखा कि जो एग्रीकल्चर है उसका क्या बोलेंगे हम, फेमिनाइजेशन भी हो चुका है ना? तो ये एक पॉइंट। दूसरा, एग्रीकल्चरल लेबर का जो यूज है वो बढ़ गया है। तीसरा, पेमेंट ऑफ काइंड पेमेंट ऑफ कैश में चेंज हो गया है। मतलब पहले क्या होता था, पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम ये कि जैसे मान लो मुझे गेहूं की जरूरत है, मुझे वीट की जरूरत है, आपको राइस की जरूरत है, तो आपने, और मेरे पास राइस है और आपके पास वीट है, तो मैंने आपसे वीट ले लिया, आपने मुझसे राइस ले लिया, ठीक है, कोई पैसा वैसा का लेना देना नहीं। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में ये चीज होती है कि अगर आपको मुझसे राइस चाहिए है तो आपको मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, मनी, कैश, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप 2 भी लिख सकते हो बट 3 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना बस, है ना। 30 वर्ड्स में अगर हो रहा है तो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा मत जाओ। 30-35 इज ओके बट 40-50 वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट वर द रिस्क दैट फार्मर्स इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन एरियाज फेस फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम द मल्टी क्रॉप रेजिम टू अ मोनोक्रॉप सिस्टम? जब भी जो फार्मर्स हैं वो मल्टी क्रॉप से मोनोक्रॉप रेजिम की तरफ आते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में, तो उससे रिलेटेड कुछ रिस्क होती हैं जो फार्मर्स फेस करते हैं। तो वो कौन सी रिस्क थी वो आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे मल्टी क्रॉपिंग अभी चल रहा है, अभी आप एक ही फील्ड पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद में आप सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो करोगे। तो जब हम इसमें शिफ्ट करते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर जब ऐसा हुआ तो क्या चेंजेस या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े? तो सबसे पहला, जो फार्मर्स हैं जब उन्होंने इसमें शिफ्ट किया तो देयर इज नथिंग टू फॉल बैक ऑन इन केस ऑफ crop failure. In most of the green revolution areas, farmers have switched from multi-crop system, which allowed them to spread risk and to a monocrop regime, which means that there is nothing to fall back on in case of crop failure. इसका सबसे बड़ी रिस्क ये थी कि जैसे देखो पहले क्या होता था, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम करते थे। मान लो ये एक फील्ड है, इस फील्ड में आपने जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की ही तरह मानना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे वीट है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं बाजरा हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं मेज हो रहा है, या फिर चलो मेज बाजरा नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मूंग दाल जो होती है, ठीक है, वो मान लेते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीट ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे आप बाजरा ग्रो कर रहे हो सेम फील्ड में, यहाँ पे आप मूंग ग्रो कर रहे हो, है ना।
अब भाई मान लेते हैं कि उस साल क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ, लेकिन वीट और बाजरा की जो डिमांड थी मार्केट में वो कम हो गई और मूंग की डिमांड जो थी मार्केट में वो बढ़ गई। तो कम से कम आपको नुकसान तो नहीं झेलना पड़ा, जो नुकसान आपको यहाँ पे हो रहा था वो आपने यहाँ से कमा लिया, है ना। तो पहली चीज ये। दूसरा, मान लेते हैं कि आपका क्रॉप फेलर हो गया, आपके बाजरे के जो क्रॉप थे वो पूरी तरह से खराब हो गए, है ना, और उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वीट भी खराब हो गया। अब आपके पास में क्या बचा है, 50% वीट और थोड़ा बहुत मूंग, जिसको आप सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अदरवाइज पूरा फेल, है ना। तो ये मल्टी क्रॉपिंग के फायदे होते थे। लेकिन जब हमने मोनोक्रॉप रजीम पर शिफ्ट किया कि एक फील्ड में एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाएगा, है ना, जैसे ये एक फील्ड है तो हम यहाँ पे सिर्फ वीट को ही ग्रो करेंगे, तब क्या हुआ कि मान लो जैसे आपका क्रॉप फेल हो जाता है, ठीक है, तो उस एक केस में आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। एक बार क्रॉप फेल हुआ तो मतलब क्रॉप फेल हो गया, अब आप उसके अलावा और कोई चीज नहीं कर सकते, तो रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। आपको जो है मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके बाद में आपको प्रॉफिट होगा, इसकी जो गारंटी है ना वो हम नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब वो तो हम मल्टी क्रॉप में भी नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट वहां पर ये पॉसिबिलिटी तो थी कि आप कुछ ना कुछ तो अर्न कर ही लेते। यहाँ पे वो एक रिस्क जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतना सारा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, बस इतना लिखना है कि देयर इज नथिंग, अगर आप मोनोक्रॉप रजीम पे शिफ्ट करते हो सो देयर इज नथिंग टू फॉल बैक ऑन इन केस ऑफ क्रॉप फेलर। अगर क्रॉप फेलर हो गया तो फिर हम वापस से कोई और चीज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान था। दूसरा, इनकम सिक्योरिटी एक तरीके से भी नहीं रह गई थी। क्लियर, तो ये एक चीज थी, ये आपको लिखना है, इसमें शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। और एक आध पॉइंट ऐड कर सकते हो तो कर देना, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन वन फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अभी पढ़ा हमने ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में एमसीक्यूज में, है ना। देखो पहले मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। ओके, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या फीचर्स होते हैं? ऑल यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज गेट प्रॉपर सैलरीज, वेजेस, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। यही होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सेम चीज हमने एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस करी थी, है ना। तो बहुत बार क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे क्वेश्चन पेपर में, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनके आंसर आपको एमसीक्यू से मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है एमसीक्यूज में कि एक का, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर कर रहे हो, फिर आप देखोगे कि उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया रहता है। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, ध्यान से पूरे पेपर को एक बार देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर्स वहीं से मिलते जाते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान देना। अब जैसे मैंने इसी पेपर में आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक एमसीक्यू दिया हुआ है, अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है ये पता है तो आप वहां पर एमसीक्यू में भी सही आंसर लगाओगे और यहां पर आप उसको यूज करके इंफॉर्मेशन को, अपने आंसर को भी कंप्लीट कर लोगे। क्लियर, तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ओवरलैप कर जाते हैं। अब क्वेश्चन 28, व्हाट डज मैंकर ऑल्सन हैव टू से अबाउट कलेक्टिव एक्शन थ्योरी। मैंकर ऑल्सन ने कलेक्टिव एक्शन थ्योरी दी और इस कलेक्टिव एक्शन थ्योरी में उनका क्या कहना था, मतलब कलेक्टिव एक्शन थ्योरी से मैंकर ऑल्सन क्या एक चीज कन्वे करना चाह रहे थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या बताओगे कि मैंकर ऑल्सन के अकॉर्डिंग जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कलेक्टिव एक्शन, है ना, कि आप सभी साथ में और आप एक्शन करो। और इसके लिए जो कलेक्टिव एक्शन में सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू मैंकर ऑल्सन, सोशल मूवमेंट इज एन एग्रीगेशन ऑफ रेशनल इंडिविजुअल pursuing their self interest, the notion of the rational utility maximizing individuals, कि आप किसी भी एक्शन में पार्टिसिपेट तभी करोगे जब आपको पता रहेगा कि उसमें आपका कुछ फायदा होने वाला है। अगर फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो भी आप पार्टिसिपेट कर लोगे। तो वो बात करते हैं कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो ज्यादा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। तो ये जो लिखा है यही आपको शॉर्ट में लिख देना है। एक और चीज, अपने वर्ड्स में भी आंसर्स लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा था तो वही सेम कॉपी करके जाओगे और उसको आंसर में लिखोगे। आप अपने वर्ड्स में लिखो, वो ज्यादा अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया करो, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको काम आएगी एग्जाम्स में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या फीचर्स थे, बहुत ही सिंपल से हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैकेनाइजेशन हो जाता है ना, और इसी के साथ साथ में अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है तो फेस टू फेस रिलेशनशिप जो है वो खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे करके, और इसके थ्रू जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ही एनोनिमस हो जाती हैं फैक्ट्रीज में या वर्क प्लेसेस में, क्योंकि क्या होता है मैकेनाइजेशन पूरा स्टार्ट हो जाता है, उसके थ्रू क्या होता है अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट होता है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन भी होगा, अर्बनाइजेशन हुआ है मैकेनाइजेशन होगा, वर्कफोर्स ऑफ फैक्ट्रीज में वगैरह में काम करेगी तो जो रिलेशनशिप है वो बड़ी ही एनोनिमस हो जाएगी, क्योंकि सब अपने अपने वर्क में लिमिटेड होके वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, और यहां से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी में आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि 30 वर्ड्स तो सिर्फ 30 वर्ड्स, और 2 मार्क्स है तो लिमिटेड ही लिखना है। दो अगर आप पॉइंट्स लिख दे रहे हो तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन सी पे, जहां पर आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, और आंसर करने हैं 80 वर्ड्स में, और कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स ईच। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप मार्क्स का देखोगे ना तो वो इसी सेक्शन में है। 6 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, दैट मीन्स 24, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहां से ही मिल रहे हैं। तो ये सेक्शन तो अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन द पॉलिटिक्स ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन यूज्ड टू एस्टैब्लिश नेशनल आइडेंटिटी। अब देखो, आपने एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है ना, तो कैसे जब हम एसिमिलेट और इंटीग्रेट करते हैं तो उसके थ्रू नेशनल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की जाती है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो पहले एसिमिलेशन के बारे में बताओगे, फिर इंटीग्रेशन के बारे में, और दोनों को कैसे यूज किया जाता है उसी के साथ साथ में हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सो देखो, स्टार्ट आप करेंगे कि एसिमिलेशनलिस्ट एंड इंटीग्रेशनिस्ट स्ट्रेटजीज ट्राई टू एस्टैब्लिश सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटीज थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस, लाइक, अब कैसे, like centralizing all powers to forums where the dominant group constitutes a majority and eliminating the autonomy of local or minority groups। इसके देखो इसके थ्रू क्या एक चीज करी जाती है कि जितने भी सारे डोमिनेंट ग्रुप्स हैं या मेजॉरिटी है उन सभी को साथ में लेकर आना, और वही सेंट्रलाइज्ड पावर उन्हीं के हाथों में होगी, और जितने भी लोकल या माइनॉरिटीज ग्रुप हैं उनके पास में कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी। दूसरी चीज, इम्पोजिंग अ यूनिफाइड लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द डोमिनेंट ग्रुप्स ट्रेडिशंस एंड एबॉलिशिंग ऑल्टरनेटिव सिस्टम। जितने भी सारे लीगल जुडिशियल सिस्टम होंगे वो सब डोमिनेंट ग्रुप के बेसिस पर ही बनाए जाएंगे या उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेंगे। अडॉप्टिंग डोमिनेंट ग्रुप लैंग्वेज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसके थ्रू भी जो है हम इंटीग्रेशन एसिमिलेशन करेंगे। दूसरा, प्रमोशन ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स लैंग्वेज एंड कल्चर थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टेट कंट्रोल मीडिया है, एजुकेशन है, इन सभी के थ्रू हम डोमिनेंट ग्रुप के ही जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसी का सारा प्रमोशन करेंगे। जितने भी स्टेट सिंबल्स होंगे वो डोमिनेंट ग्रुप की हिस्ट्री, हीरोज और कल्चर, इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। जो नेशनल हॉलीडेज होंगे, नेमिंग ऑफ स्ट्रीट्स होगी, ये सभी भी सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी ग्रुप के ही होंगे। Seizure of lands, forest, fisheries from minority groups and indigenous people and declaring them national resources। इन सभी को जो है सीज कर दो, जितने लैंड हैं, फॉरेस्ट हैं, फिशरीज हैं, और सबको अनाउंस कर दो कि ये सभी जो है वो क्या है, आपके नेशनल रिसोर्सेज हैं और इसका किसी के ऊपर अधिकार नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसके थ्रू नेशनल आइडेंटिटी बन सकती है, बट इसका एक लेक्यूना होता है कि अगर आप मेजॉरिटी ग्रुप को ही जो है मतलब हाईलाइट कर रहे हो या डोमिनेंट ग्रुप को ही हाईलाइट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो जो एक पॉलिसी होती है ना कि हम सभी के साथ में सभी का डेवलपमेंट करेंगे, वो एक चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो ये आप उसके कंक्लूजन में लिख सकते हो, बट मेनी कंट्रीज आर अडॉप्टिंग दीज पॉलिसीज ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन टू एस्टैब्लिश नेशनल आइडेंटिटी। क्लियर? तो इस एक नोट के साथ में आपका ये आंसर एंड होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताना कि एसिमिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा बताना कि इंटीग्रेशन क्या होता है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 31, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो एकदम से पीछे हो जाता है जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगती है, या वो बिल्कुल सेटबैक में चला जाता है ना, या उसका जो है बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। इसी के स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो आप इसमें क्या बताओगे? आप इसमें वो प्रोग्राम्स बताओगे जो चलाए गए थे जिसके थ्रू लोगों को ज़बरदस्ती जो है मास स्टेरिलाइजेशन किया जाता था।
क्लियर? तो देखो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखो स्टार्ट आपको ऐसे करना है कि इन इंडिया नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1975 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आपका आ गया, तो पता चल गया कि नेशनल इमरजेंसी लगी कब थी। ओके, फिर इसके बाद मतलब 1975 से 77 तक चली थी, ऐसे करके थोड़ा सा उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। फिर इसके बाद में आप क्या बताओगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट ट्राई टू इंटेंसिफाई द एफर्ट्स टू ब्रिंग डाउन द ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा था उसको कम किया जा रहा था, तो इसके लिए हम कुछ कोअर्सिव प्रोग्राम्स चलाते थे, जैसे कि मास स्टेरिलाइजेशन करते थे, दैट इज वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ये दोनों चलाए जाते थे। लोगों को जबरदस्ती हॉस्पिटल्स में लेकर डाला जाता था, वहां पे उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता था, है ना। और इससे जो है सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड थे पीपल वो थे पुअर और पावरलेस, जिनके पास में कोई पावर नहीं थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे, तो उनको फोर्सिबली स्टेरिलाइज्ड किया जाता था। ठीक है, जो लोग इसके अगेंस्ट में खड़े होते थे जबरदस्ती उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। क्लियर? There was massive pressure on lower level government officials like school teachers, office workers to bring people for sterilization in the camps। और इसमें मेनली जैसे स्कूल टीचर्स हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोर्स किया गया कि आप लोगों को लेकर आओ, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन करवाने के लिए। देन वाइड स्प्रेड पॉपुलर अपोजिशन भी था, जिससे बाद में फाइनली क्या होता है, इमरजेंसी खत्म होती है और एक न्यू इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट पावर में आती है। ठीक है, तो अब आपको इसमें कैसे स्टार्ट करोगे मैंने आपको बताया। तो पहले तो आप एक चीज बताओगे कि इमरजेंसी कब स्टार्ट होती है, किस एक टाइम पर स्टार्ट होती है, किसकी गवर्नमेंट थी, ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना है। क्लियर? फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ग्रोथ रेट को यानी बर्थ रेट को कम करने की कोशिश करते हैं और एक हेल्दी फैमिली की जो है हम बात करते हैं। ठीक है, हेल्दी फैमिली, जैसे आप इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हो लाइक बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, ऐसे आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे। तो ये थोड़े ऐसे ये जो लाइंस वगैरह होती है ना, ऐसे इसको इन्वर्टेड कर दो और फिर ऐसे बता दो अंडरलाइन करके कि गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, बहुत सारे ऐसे प्लान्स पॉलिसीज लेकर आती है, हेल्दी फैमिली हो, हेल्दी पीपल हो और ग्रोथ रेट कम रहे, ताकि आपके पास में जितने रिसोर्सेज हैं आप उसको यूटिलाइज कर सको अपनी फैमिली के डेवलपमेंट के लिए, है ना। ऐसा ना हो कि ज़्यादा बच्चे हो गए तो फिर सबके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और ना ही फिर ऐसे में डेवलपमेंट होता है, रिसोर्सेज ज़्यादा जो है वो होते हैं। तो ये भी आपको ब्रीफ में बताना है, 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन में आपको ये एक चीज़ ब्रीफ करना है। कितने वर्ड्स हमको लिखने हैं यहाँ पे, 80 वर्ड्स, ये आपको याद रखना है ना। तो उसमें हमने एक दो लाइन ये लिखा एंड देन हमारा मेन फोकस आ जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, कि इमरजेंसी के टाइम पे मास स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी और दूसरा एक और जो है वो सारे प्रोग्राम्स वगैरह चलने लग जाते हैं। और फिर उस केस में हम देखते हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल्स में लाया जाता है, स्कूल वर्कर्स, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप लोगों को लेकर आओ, जो अपोज करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम से पुअर जो है, पावरलेस जो है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। और फिर फाइनली जो है इमरजेंसी खत्म होती है, नई गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स आपके छोटे छोटे बन जाएंगे एंड देन फाइनली कंक्लूडेड। कंक्लूजन आपका इसके साथ में होगा कि नई गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है और इमरजेंसी अबैंडन कर दी जाती है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसे आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 32। सो हाउ कैन वी से दैट आदिवासीज वर नॉट ऑलवेज द ऑप्रेस्ड ग्रुप्स। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो आदिवासी हैं वही हमेशा से ऑप्रेस्ड ग्रुप नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि और लोगों और ग्रुप्स के साथ में भी ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आप बताओगे कि वी कैन से दैट आदिवासीज वर नॉट ऑलवेज द ऑप्रेस्ड ग्रुप्स एज, कैसे, क्योंकि पहली चीज तो ये कि ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के साथ ही नहीं हुआ, और दूसरी चीज ये हमेशा से ऑप्रेस्ड नहीं थे। क्यों नहीं थे हमेशा से ऑप्रेस्ड? सबसे पहला कारण ये है क्योंकि हम देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया में एक गोंड ट्राइब रहती है। ठीक है, कौन सी ट्राइब रहती है? गोंड। ये जो गोंड ट्राइब है, इनके अपने किंगडम्स हुआ करते थे, जिनको गढ़मंडल या चंड जो है इस तरीके से बोला जाता था। तो ये एक चीज दिखाती है कि जिस ट्राइब का अपना एक किंगडम रहा होगा, क्या वो ऑप्रेस्ड रही होगी? नहीं। दूसरा रीजन, बहुत सारे ऐसे राजपूत किंगडम्स हैं सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, जो कि स्ट्रैटिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू इमर्ज हुए हैं।
मतलब कि जैसे किंगडम्स वगैरह होते थे, उसमें कम्युनिटीज वर्क वगैरह करती थी, फिर उसमें स्ट्रैटिफिकेशन होता चला गया, तो कुछ कम्युनिटीज थी जो आदिवासीज में चली गई, कुछ जो थे वो राजपूत रूलर्स के उसमें आ गए, ऐसे करके पूरा स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी कम्युनिटीज थी जो राजपूत किंगडम्स वगैरह से भी बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ये एक रीजन आप इसमें दे सकते हो। दूसरा सॉरी, Adivasis often exercise dominance over the plains and people through their capacity to raid them and through their services of local militias. हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लेन्स वगैरह हैं जहाँ पर जो आदिवासी हैं वो अपना डोमिनेंस बना के रखे हुए थे, लोग उनसे डरते थे, है ना, और साथ ही मतलब लोगों को रेड करना, साथ ही साथ में जो है वहाँ पे जो लोकल मिलिशिया वगैरह भी वो लोग अपना प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ उनके अंदर हमको देखने को मिलती है तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनके साथ में किसी तरीके का कोई ऑपरेशन हो रहा था। नेक्स्ट, दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड ट्रेड भी वो किया करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, सॉल्ट में, एलिफेंट्स में। तो हमेशा से ऑपरेस्ड ग्रुप्स वो नहीं रहे हैं, और ना ही एकमात्र वही ऑपरेस्ड ग्रुप्स रहे हैं, और भी बहुत सारे थे। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो हमेशा से ही रहे हैं, तो उसमें आप ये सारे रीजंस दोगे, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और एंडिंग आपको इसी नोट पे करनी है कि देयरफॉर वी कैन से दैट दे वर नॉट ऑलवेज द ऑपरेस्ड ग्रुप्स और दे वर नॉट द ओनली ऑपरेस्ड ग्रुप्स एवरी टाइम। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डिड द एडवेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया प्रोड्यूस अ मेजर अपहीवल इन द इकोनॉमी। कैसे जब कॉलोनियलिज्म इंडिया के अंदर आता है तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से हम बोल सकते हैं ना कि उसमें बहुत सारे अपहीवल्स हमको देखने को मिलते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स, और बहुत सारा मतलब कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्यों हम ऐसा बोल पाते हैं, तो आप बताओगे कि पहले थोड़ा सा कॉलोनियलिज्म के बारे में बताओगे, बिल्कुल ब्रीफ, एक आध लाइन, ठीक है, वो बताया। फिर इसके बाद में बताएंगे कि एडवेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया प्रोड्यूस्ड मेजर अपहीवल्स इन द इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज, या एज फॉलोज, ठीक है। इसके आगे क्या लिखोगे, एज फॉलोज। क्लियर। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि क्या क्या सारी चीजें हुई। तो सबसे पहला कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन तो स्टार्ट किया, लेकिन इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी बंद हो गई। कॉलोनाइजेशन के बाद में इंडिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर भर रह जाता है और मैन्युफैक्चर गुड्स का कंज्यूमर हो जाता है। इसके पहले इंडिया खुद मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का सप्लायर होता था, मतलब जैसे मान लो ये ब्रिटेन है और ये इंडिया है, तो पहले इंडिया इन लोगों को सप्लाई करते थे अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। बाद में इनने क्या करा, इंडिया को ये लोग सप्लाई करने लग गए और इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे, ठीक है, और बाकी पूरा सप्लाई इंडिया को ही करते थे। मतलब इंडिया की अपनी कैपेसिटी जो थी, अपनी जो एबिलिटी थी, उसको इनने पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत सारे नए ग्रुप्स इमर्ज हो गए जिनके पास में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वगैरह थी, और उनको इस कॉलोनियलिज्म के थ्रू बहुत एडवांटेज देखने को मिला। प्रोडक्शन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, हैंडलूम, विलेज क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई। नई बिजनेस कम्युनिटीज इमर्ज होती हैं और ये पूरी तरह से ट्रेड, बैंकिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करके रख देती हैं। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा इसमें थोड़ा सा और ब्रीफिंग देना है ना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना। मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। आप इसमें मेनली देखोगे कि आपको कैसे इसमें आंसर अपना लिखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हाउ हैव सोशल रिफॉर्मर्स हेल्प्ड इन द इमांसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो कैसे वुमेन का इमांसिपेशन कराते हैं इंडिया के अंदर, मतलब एक तरीके से वुमेन को जो है इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपको किसके बारे में बताओगे, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। बहुत बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि वुमेन इक्वालिटी बताने लग जाते हैं, बट मेन फोकस है सोशल रिफॉर्मर्स। तो वुमेन इक्वालिटी तो बतानी, इमांसिपेशन तो बताना है, बट आपको सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में भी बताना है। तो आप बताएंगे कि जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट कैंपेन चलाया। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता वगैरह, मतलब कोलकाता वगैरह जो थे वहाँ से इन्होंने अपना मूवमेंट वगैरह करना स्टार्ट किया, और इन्होंने एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी ओपन किया, ठीक है। और फिर कैसे इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट किया। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, आप इसको डिटेल में बताओगे, ठीक है। फिर इसके बाद में राणा डे हैं, उन्होंने रीमैरिज ऑफ विडोज के लिए जो है कैंपेन्स चलाए। ज्योतिबा फुले ने कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया। इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, उन्होंने क्या किया, सावित्री बाई फुले, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया पुणे में।
तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। फिर सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स को एजुकेट करने की बात करी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है उनको घर से नहीं बाहर भेज रहे हैं तो कम से कम उन्हें घर में ही रख के एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये सारी बातें इन लोगों ने करी। और कैसे फिर जो है कुछ काउंटर मूवमेंट्स भी चले, लेकिन फाइनली जो है इन मूवमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प हुई वुमेन इमांसिपेशन में। दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात करी। ताराबाई शिंदे हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसी मतलब राइटिंग्स लिखी जिसमें इन्होंने जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी कि कैसे हमारे यहाँ पर जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स को अपनाती है कि एक तरफ कुछ बोलते हैं वुमेन को लेके, दूसरी तरफ कुछ और बात करने लग जाते हैं, तो कहीं एक जगह वुमेन को किस तरीके से डिग्रेडेड फील कराते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेगम रुकैया शेखावत हैं, उन्होंने अपनी सुल्ताना ड्रीम में जो राइटिंग्स लिखी उसमें भी उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसे काइंड ऑफ समाज का क्या किया, इमेजिनेशन, कि जहाँ पर जो मेल कोर्स हैं वो वुमेन कर रही हैं, जो वुमेन कोर्स हैं वो मेल्स कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ यही पॉइंट्स लिखकर आ जाना, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा स्टार्ट करी, तो कहाँ से स्टार्ट करी, फिर उसके लिए उन्होंने जो है कैसे सारे मतलब कैसे मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट करी, कैसे उनके सपोर्ट में लोग आए, ये आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देना है, थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि फिर राजा राम मोहन रॉय के बारे में लिख रहे हो तो पूरा उन्हीं के ही बारे में लिख दिया, सबके बारे में इक्वली थोड़ा थोड़ा हमको लिखना है। क्लियर? तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, ये आपको यहाँ पर ब्रीफ करने हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन टाइम स्लेवरी इन IT सेक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो कैसे जो है टाइम स्लेवरी हो रही है IT सेक्टर में, ये हमको बताना है। तो पहले आप ये बताओगे थोड़ा सा, एक आध लाइन। मैं हमेशा आपको बोली हूँ ना कि इंट्रोडक्शन में एक आध लाइन आपको लिखना ही लिखना है, तो उसमें आपको बस ये एक चीज़ करनी है कि जैसे टाइम स्लेवरी का कंसेप्ट पूछा है। अब ये टाइम स्लेवरी का कंसेप्ट हम देखते हैं कि जब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है, ठीक है, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है, टेलर इसको थ्योरी को देते हैं, तब हमने देखा कि किस तरीके से जो मेन है ना, एक तरीके से ह्यूमंस का भी मैकेनाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो वो एक बिल्कुल एक आध लाइन में आपने उसको बता दिया कि टेलर हैज गिवन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन द ईयर दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि जब से ह्यूमंस का, या हम ये बोलें कि मैकेनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस हो गया है, कि इंसान भी मशीन की तरह काम करने लग गया है, तब से टाइम स्लेवरी का कंसेप्ट आया है। टाइम स्लेवरी का कंसेप्ट ये है कि जब आप घंटों तक काम करते हो, है ना, और आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप ये नहीं देखते हो कि आपका जो टाइम है, मतलब जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, आप उसको भी कभी कभी एक्सीड कर जाते हो, ठीक है। तो वो एक तरीके से टाइम स्लेवरी होती है। देखो कैसे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर सेंट्रल टू द इंडस्ट्रीज वर्क कल्चर। हमेशा से इंडस्ट्रीज में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो घंटों तक काम करते हैं। इसका एक कारण ये होता है कि इंडिया और क्लाइंट की जो साइट है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे बहुत बार एक चीज़ ये होती है कि आप इंडिया में हो, है ना, लेकिन आप इंडिया में रह के काम कर रहे हो किसी US की कंपनी में, मान लो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। अब अगर इंडिया में अभी 10 बज रहा है, तो वहाँ पे हम मान लेते हैं ऐसा, मतलब इंडिया में मान लो कि सुबह का 10 बज रहा है, या इंडिया में रात में 10 बज रहा है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि इनके यहाँ पर अभी जो है सुबह होने वाली है, ठीक है। ये लोग थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आप समझते होगे, है ना, सुबह या आफ्टरनून वगैरह हो रहा होगा यहाँ पे। तो अब आप वर्क कर रहे हो US की कंपनी में, तो आपका टाइम जो है वो इंडिया के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि US की कंपनी के हिसाब से चलेगा। तो आप टाइम के स्लेव हो गए हो, है ना, आप एक तरीके से टाइम की गुलामी कर रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हो, आप उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। अनदर रीजन ये है कि ओवरवर्क, आपके पास में काम इतना ज़्यादा होता है। जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो, आपका टाइमिंग है 10 to 6, है ना, आपको इस 10 to 6 में जस्ट सपोज एक टारगेट दिया है, जस्ट सपोज मान के चल लेते हैं कि आपको 500 पेजेस रीड करने हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, कि इसको टारगेट दिया है कि आपको कोई बुक है, उसके 500 पेजेस हैं जो रीड करने हैं और रीड करके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आपका एक दिन में ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, आपने देखा कि 6 बज गए, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 350 पेजेस को ही रीड किया था, तो अभी 150 रिमेनिंग है। तो हम क्या करते हैं, इस 150 को कंप्लीट करने के लिए रुक जाते हैं ऑफिस में। फिर हम 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, रात के 10 भी बज जाते हैं, और हम काम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, टारगेट।
और इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हम कौन बन गए, टाइम के स्लेव्स बन चुके हैं। ठीक है, फिर ना हम अपना खाना देखते ना कुछ देखते, क्योंकि जब हम नेक्स्ट डे ऑफिस में आएंगे तब हमको कोई दूसरा टारगेट मिलेगा। तो टारगेट बेस्ड वर्क हो गया है, तो हम टाइम स्लेव्स बन गए। ठीक है, आउटसोर्सिंग होती है। आउटसोर्सिंग आप इसके अंदर बता सकते हो कि आउटसोर्सिंग जब हम वर्क करते हैं तब भी हमारे पास में एक टारगेट होता है, एक वर्क लिमिट होती है, मतलब एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन को हमको कंप्लीट करना है। बहुत बार हमारी सैलरी में कट ऑफ्स होते हैं बिकॉज ऑफ दीज टारगेट बेस्ड वर्क्स। ठीक है, then project cost and timelines are usually underestimated in terms of man days, and because man days are based on 8-hour day, but engineers have to put in extra hours to meet their deadlines. ठीक है, फिर इसके बाद में extended working hours are legitimized by the common management practice of flexi time, which in theory gives an employee freedom to choose his or her working hours, but which in practice means that they have to work as long as necessary to finish the task at hand. जिसे flexi time बोला जाता है कि वैसे तो आपके पास में 10 से 6 आपको काम करना है और टारगेट आपको मिल चुका है, या आप बोलो कि मुझे काम करना है 12 से 8 और 12 से 8 का टारगेट आपको मिल गया है, लेकिन क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम बहुत बार इस टाइम लिमिट को एक्सीड कर ही जाते हैं। Even when there is no real work pressure, they tend to stay late in office due to peer pressure and because they want to show the boss that they are very hard working. तो ये भी आप बता सकते हो कि बहुत सारे लोग भले वर्क प्रेशर ना हो तो भी अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए या पीयर प्रेशर की वजह से अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए ऑफिस में बहुत देर तक रुकते भी हैं, तो वो भी एक टाइम स्लेवरी हो जाती है। इसमें एक और एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो जैसे IT सेक्टर्स वगैरह जिस हिसाब से ओपन होते हैं, जिस टाइम पर ओपन होते हैं, जिस टाइम पर उनके एम्प्लॉयज़ आते हैं, जिस टाइम पर उनके एम्प्लॉयज़ जाते हैं, तो वहाँ पर आसपास में जो होटल्स, वेंडर शॉप्स वगैरह हैं, टी शॉप्स वगैरह हैं, उन्होंने भी अपना टाइमिंग IT सेक्टर के एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग कर लिया है कि ये लोग इतने बजे आते हैं तो हम भी चाय की दुकान इतने ही बजे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे उनका प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर? तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक भी? तो ये आपको टाइम स्लेवरी का कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन डी पे। सेक्शन डी जो है वो 6 मार्क्स का है और इसमें आपको 200 वर्ड्स में क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, 6 मार्क्स 200 वर्ड्स, यानी कि लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 है जो भी आपके पेपर में होगा, वो 36 क्वेश्चन नंबर में एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को रीड करके फिर आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका एक ग्राफ लिया है, इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगी और फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसको आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट डज द बल्ज इन द गिवन बिलो पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बल्ज हमको देखने को मिल रहा है। ये पिरामिड कुछ किस तरीके का है, थोड़ा सा ऐसा है ना, तो यहाँ पर हमको एक बल्ज देखने को मिल रहा है सेंटर में। ठीक है, तो ये बल्ज का मतलब क्या है। The bias towards younger age group in the age structure is believed to be an advantage for India. Explain. अब यहाँ पर बल्ज है, बल्ज अगर मेनली हम देखें तो कहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, इस एक एज ग्रुप में और यहाँ पर भी इस एक एज ग्रुप में। ये एज ग्रुप अगर हम देखें तो कितनी है, 45, 49, 50 मान लेते हैं, और कहाँ से है तो करीब 15, 19 के आसपास से, इवन 10, 14 के आसपास से है ना। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा बल्ज देखने को मिल रहा है। अगर अप्रोक्सीमेटली लेकर चलें तो 15 to 50 है ना, इस एक एज में, या थोड़ा और भी ले लेते हैं तो उसमें हमको बल्ज देखने को मिल रहा है। फिर धीरे धीरे करके वो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी ओल्ड पॉपुलेशन, बोल सकते हैं। ठीक है, तो पिरामिड आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो बल्ज है हमको देखने को मिल रहा है, इस बल्ज का मतलब क्या है। और दूसरी चीज, ये जो एज स्ट्रक्चर में एक बाइस्डनेस हमको देखने को मिल रही है कि यंगर एज ग्रुप हमारे पास में ज्यादा है, वो एडवांटेज बोला जाता है इंडिया के लिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप सो आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन की डिमांड को भी समझ पा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप बहुत इजीली इसमें बता पाओगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो मेन चीज आपको इसके अंदर लिखनी है, दैट इज अबाउट दी डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब बताओ, पढ़ा है ना ये आप लोगों ने
ठीक है, इसी को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इंडिया के लिए एडवांटेज क्यों है, और बल्ज का मतलब क्या है वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आप सभी ने पढ़ा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, सॉरी सो जैसे हमारे पास में एक एज ग्रुप हम मान के चलें 15 to 65 मान लें अप्रॉक्सीमेटली, या 60, और इस 15 के पहले और इस 65 के बाद में। तो अगर हमारे पास में 0 to 15 पॉपुलेशन या 65 प्लस पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये एक चीज बताती है कि हमारे पास में डिपेंडेंट लोग ज्यादा हैं। ठीक है, जो लोग डिपेंडेंट है, जो छोटे बच्चे हैं और जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, वो काम नहीं कर सकते, वो किन के ऊपर डिपेंडेंट है, यंग पीपल के ऊपर। यंग पीपल कौन है, ये वाली एज ग्रुप वाले। ठीक है, तो अगर हमारे पास में इनका परसेंटेज ज्यादा है ना, अगर हमारे पास में इनका परसेंटेज ज्यादा है, प्लस में है, तो ये एक चीज हमको क्या दिखाती है कि हमारे पास में वर्किंग लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दी डिपेंडेंट्स। ठीक है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सी चीज होगी, ये वाली चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और डिपेंडेंट लोग कम हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि dependents are less than the independents or the working people, then you have demographic dividend. dividend का मतलब प्रॉफिट होता है, आपके पास में प्रॉफिट है। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन के अंदर आपके पास में प्रॉफिट है, उस पॉपुलेशन प्रॉफिट को अगर आप रियलाइज कर लेते हो, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आप रियलाइज कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स है। क्लियर, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। क्लियर, ठीक है, देखें इसका आंसर कैसे कैसे लिखना है आपको, देखो। सो द बल्ज इन द मिडिल एज ग्रुप indicates that majority of Indians belong to the working population, providing the opportunity called the demographic dividend. तो ये जो बल्ज है ये क्या दिखाता है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। जब यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ज्यादा होगी या मेजॉरिटी में होगी तो इंडिया को उससे बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी है जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। अब आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सप्लेन करना है कि द एवरेज एज इज आल्सो लेस देन दैट ऑफ द मोस्ट अदर कंट्रीज, दस द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर कुड ऑफर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया। अगर हम कंपेयर करें तो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया में जो एवरेज एज है वो भी कम है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर ये जो चेंजिंग एज स्ट्रक्चर है कि हमारे पास में ओल्डर पॉपुलेशन जो है वो कम है और यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इससे हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। Thus the dependency ratio is low and provides opportunity for economic growth. तो जब डिपेंडेंट्स कम होंगे तो हमारे पास में क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये डिविडेंड जो है वो करंट जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा एंड ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल प्रीसीडिंग जनरेशन ऑफ ओल्ड पीपल टू सपोर्ट। This potential can be converted into actual growth with the increased level of education and employment. अब जैसे आपके पास में ज्यादा पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, आप इनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, आप इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, आप इनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करो, इनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कंट्री की भी ग्रोथ होगी, आपके पास में मैन पावर भी है जो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज में नहीं है। जैसे चाइना के लिए कहा जाता है कि चाइना के पास में मैन पावर उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि उसके पास में ओल्ड पीपल जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना के अंदर क्या पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी है ना, मतलब अब वो उसको चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन पहले कैसी थी चाइना की पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी कि आपका एक ही बच्चा होना चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ में जो ओल्ड पीपल थे वो बढ़ते चले गए लेकिन यंग पॉपुलेशन कम होती चली गई, आपके पास में मैन पावर नहीं है। क्लियर, लेकिन इंडिया के पास में ये बेनिफिट है कि इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन और उस लार्ज पॉपुलेशन में से मैन पावर हमारे पास में ज्यादा है। जब हमारे पास में मैन पावर है तो हम क्या एक चीज कर सकते हैं, हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे और अल्टीमेटली जब लोगों का डेवलपमेंट होता है ना, पीपल का डेवलपमेंट होता है तो किसका डेवलपमेंट होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो ये जितना मैं यहाँ बोल के आपको बता रही हूँ ये सारा कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आप इसमें एक और चीज ऐसे लिख सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इक्वल्स, थोड़ा सा इधर लिखना, देखो आप सेम ऐसे ही बना देना अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड इक्वल्स
वर्किंग पॉपुलेशन मोर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। क्लियर है? तो ये एक चीज आपको मतलब ये एक चीज डायरेक्टली दिखा रही है कि आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का मीनिंग पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ठीक है, ऐसे बॉक्स में बना के फिर उसको बाद में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? Thus, these benefits have to be utilized through planned development। और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया के पास में बेनिफिट है या इंडिया एडवांटेज पर है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? आई होप सो इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे। क्वेश्चन नंबर 37 इज, इन योर ओपिनियन हैज द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हेल्प्ड और हार्म्ड इंडियाज यूनिटी? तो इसमें आपको ये बताना है कि जैसे इंडिया में हमने बहुत सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ। ठीक है, तो जब ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो इसमें इंडिया की यूनिटी के लिए हेल्पफुल होता है या हार्मफुल होता है? मतलब इंडिया की यूनिटी इसके थ्रू इंडिया डिवाइड हो जाता है या इंडिया के लिए और ज़्यादा अच्छा ही होता है? ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या हुआ था? आपने पढ़ा है ना ये सारा कुछ चैप्टर्स वगैरह में, कैसे हमने इंडिया के लिए क्या सारे चैलेंजेस थे, तो हमने कैसे इंडिया को रीऑर्गेनाइज मतलब इंडिया की यूनिटी को बनाए रखा है ना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या लगता है आपको, हेल्प हुआ है या हार्म हुआ है? एंड द आंसर इज इट हैज हेल्प्ड इंडिया। ठीक है, तो देखो इंडिया मतलब आंसर को आप स्टार्ट कैसे करोगे? आप लिखोगे कि इन माई ओपिनियन, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन नोट कर लो करना है तो, इन माई ओपिनियन द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हैज हेल्प्ड इंडियाज यूनिटी। हार्म बिल्कुल नहीं किया है, हेल्प ही किया है। कैसे? देखो फिर वो बताओगे कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो इन 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाता है। उसकी प्रोविंशियल यूनिट्स जो बनाई जाती हैं उसमें लैंग्वेज को जो है इंक्लूड किया जाता है। गांधी और जो दूसरे लीडर्स होते हैं वो बात करते हैं कि जब न्यू नेशन बनेगा तो जितने भी प्रोविंसेस होंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पर होंगे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बनते हैं 1947 के बाद में या 1947 में, वो ये बोलते हैं कि देखो अगर हमने इंडिया को डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस पर बना दिया कि जैसे मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये इंडिया है। ठीक है, रुको मैं अच्छे से ही बना देती हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को इसके लिए रुकना होगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो है ऐसे थोड़ा कोशिश कर रही हूँ बनाने की। आई होप सो मैं अच्छा इंडिया मतलब बनाऊँ। ठीक है, तो ऐसे एक रफ जो है अभी बना देती हूँ। ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं, ठीक है, कि ये अभी इंडिया है। अगर मान लो हम कुछ ऐसा बना देते कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह, तो यहाँ पे उनकी ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, तो यहाँ पर हम उनकी ट्राइबल लैंग्वेज देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। यहाँ पे हमने हिंदी बना दी। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, हमने बंगाली बना दी। यहाँ पे भी फिर आपके पूरे ट्राइबल्स आप देखोगे तो हमने फिर से ट्राइबल लैंग्वेज कर दी। यहाँ गुजरात है, हमने गुजराती बना दी। यहाँ राजस्थान है, यहाँ हमने राजस्थानी बना दी। महाराष्ट्र वगैरह है, हमने मराठी बना दी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, है ना। अब यहाँ पे जैसे मलयालम बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, ये ऐसे करके अगर हमने बना दी, हमने लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया को पूरे प्रोविंसेस बना दिए। अब आप एक बात बताओ कि जैसे यहाँ ट्राइबल पीपल हैं, यहाँ ट्राइबल पीपल हैं, तो अगर इनको अपना एक अलग स्टेट या अपना एक अलग देश बनाना है तो ये बहुत इजीली इंडिया से सेपरेट हो सकते हैं, है ना। ये चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन हमने जो मिक्सिंग करी वो कुछ इस तरीके से करी कि जैसे आप देखो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है और यहाँ पे महाराष्ट्र है, ज़्यादातर महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग पीपल है, ज़्यादातर मध्य प्रदेश में हिंदी स्पीकिंग पीपल है। तो आपको ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में कोई हिंदी स्पीकिंग नहीं मिलेगा या हिंदी में कोई मतलब एमपी में कोई आपको मराठी स्पीकिंग नहीं मिलेगा। वो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट हमने किया है कि यहाँ पर भी आपको कुछ हिंदी बोलने वाले मिलेंगे, यहाँ पर भी कुछ आपको मराठी बोलने वाले मिलेंगे। कारण क्या था कि ऐसा ना हो कि जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, है ना, रिलीजन के बेसिस पर, उसी तरीके से पूरा इंडिया लैंग्वेज के बेसिस पर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और बाद में फिर हमको और ज्यादा इंडिया के टुकड़े होते हुए देखने पड़े। ठीक है, तो ये एक सबसे मेजर कारण था कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, हम प्रोविंसेस को लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाएंगे।
लेकिन फिर इसके बाद में क्या होता है, डिमांड्स आने लग जाती हैं। डिमांड्स आने लग जाती हैं कि भाई हमको तो जो है मतलब अपने स्टेट्स चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पर। तो मराठी, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर जो थे वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स वगैरह चलाने लग जाते हैं। आंध्र प्रदेश से मेन एक मूवमेंट उठती है और इसमें पोटी श्रीर मल्लू जो हैं, श्रीर मुल्लू, ये 1953 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये जो है मतलब अनशन करने बैठ जाते हैं कि मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक आंध्र प्रदेश को जो है क्रिएट नहीं किया जाएगा लैंग्वेज के बेसिस पे। तो फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो और ज़्यादा मूवमेंट बहुत तेज़ी में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। तो फिर फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है 1956 में। और इसमें सबसे पहला स्टेट जो बनता है, इसके पहले ही बन जाता है, वो आंध्र प्रदेश बनता है लैंग्वेज के बेसिस पर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कुछ और स्टेट्स को हम बना देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लैंग्वेज ही क्राइटेरिया नहीं रखते। फिर हम लैंग्वेज क्राइटेरिया देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरीके से पूरा एजुकेशन है, किस तरीके से जो है सारा एकेडमिक्स वगैरह प्रोवाइड हो रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, वहाँ पर क्या एक सेक्टर डेवलप हो सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर हमने स्टेट्स को कार्व आउट करना स्टार्ट किया कि ये स्टेट यहाँ, ये स्टेट यहाँ, ये स्टेट यहाँ पर। ठीक है, तो सिर्फ लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं रह गया। In 1956, the map of India was redrawn on linguistic lines, unlike Ceylon, where failure to do so led to civil strife. It has proved to be perfectly consistent to be Kannadian and ये कन्नडियन होगा एंड इंडियन, बंगाली एंड इंडियन, तमिल एंड इंडियन, गुजराती एंड इंडियन। तो फिर इस तरीके से हमने कुछ स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया कि आप उसमें ये भी बोल सकते हो कि हाँ मैं बंगाली हूँ, और साथ साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि मैं इंडियन भी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं इंडियन भी हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ लेकिन मैं इंडियन पहले हूँ। क्लियर? तो ये आप इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, और मैं बोलती भी जा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे करके आपको उसको एक्सप्लेन करना है और फिर आप फाइनली लिखोगे कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के 75-76 ईयर्स के बाद में भी हम जो है इतना मतलब हमारे यहाँ पर यूनिटी बनी हुई है इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी। सो दिस हैज अल्टीमेटली हेल्प्ड इंडिया, नॉट हार्म्ड इंडिया। क्योंकि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट हमारे यहाँ से अलग हो जाता तो हम कहते कि हाँ इंडिया को हार्म हुआ है, बट यहाँ तो हम सब साथ में ही है ना, तो इंडिया के लिए हेल्प ही किया है। क्लियर? 37 में एक और क्वेश्चन है और में, ओके, आपको उसको यहाँ पर देखना है। What is cultural diversity? What are the states often suspicious of cultural diversity? Cultural diversity क्या होती है ये आपको बताना, तो आप बता देंगे कि cultural diversity मतलब presence within the larger regional or other context of many different kinds of cultural communities such as those defined by language, religion, region, ethnicity and so on. It is the multiplicity of plurality of identities. कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं और सब एक ही साथ में एक ही जगह पर रह रहे हैं। जैसे इंडिया में कितने सारे सब कल्चर्स हैं। इंडियन कल्चर एक अपने आप में है, फिर उसके अंदर भी ढेर सारे सब कल्चर्स हैं। तो आप इसमें बताओगे कि जैसे लार्जर, रीजनल, अदर कंटेक्स्ट में जितने भी तरह की कल्चरल कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, एथनिसिटी, इन सभी के बेसिस पर, तो ये सभी एक ही जगह पर देखने को हमको मिलती हैं। तो दैट इज़ द कल्चरल डाइवर्सिटी। और बहुत तरह के ऐसे सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। ये कम्युनिटीज़ को हम लैंग्वेज, रिलीजन, रेस, सेक्ट, कास्ट, इन सारी चीज़ों के थ्रू डिफाइन करते हैं, इन सभी के थ्रू मार्क करते हैं, है ना। तो जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर एक इंडियन कल्चर तो है, साथ ही साथ में गुजराती कल्चर है, राजस्थानी कल्चर है, ऐसा। अब स्टेट्स क्यों सस्पिशियस होते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए? तो देखो, सबसे पहले बहुत बार कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या होता है कि इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ भी हो जाती हैं, जिसके थ्रू हमको बहुत सारी राइवलरीज देखने को मिलती है। सिचुएशन जब वर्स हो जाती है जब रिसोर्सेज पूरी तरह से नहीं मिलते, जैसे पानी है, जॉब है, गवर्नमेंट फंड है। डिविसिव फोर्सेस जैसे कम्युनल राइट्स, डिमांड्स फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, कास्ट वार्स, ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं। आप इसको सेम वैसे ही समझो कि जैसे इंडिया है, इंडिया में आपको डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट मतलब उसी कल्चर के अंदर हम बात करें तो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंस ऑक्यूपेशन और डिफरेंट मतलब इतनी सारे डिफरेंसेस, इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब डाइवर्सिटी में हम सब साथ में तो रहते हैं, लेकिन दिक्कतें कब आती हैं कि जैसे मान लो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आप वाटर रिसोर्सेज हैं, एमपी में ज़्यादा है, गुजरात में कम है, एक एग्जाम्पल है ना। एमपी में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में कम है, एमपी में ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में कम है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिक्कतें क्रिएट करती हैं जब लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं मिलती है ना, और इन चीज़ों के थ्रू से राइवलरीज स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत बार कम्युनल राइट्स भी हो जाते हैं, है ना, लोग एक दूसरे को रिलीजन्स के खिलाफ में भड़काने लग जाते हैं।
कल्चरल डाइवर्सिटी लीड्स टू सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड प्रिवेंट्स द क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस सोसाइटी। इसकी वजह से बहुत बार सोसाइटी में और ज़्यादा जो है मतलब सोशल फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है कि और सोसाइटी के अंदर से कहीं कहीं पे सोसाइटी ब्रेक होने लग जाती है और अल्टीमेटली एक हार्मोनियस सोसाइटी जो है वो नहीं बन पाती कि सभी साथ में आए। और इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से स्टेट की मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी वजह से स्टेट की यूनिटी को खतरा होता है। तो accommodating differences in politically challenged, many states have resorted to either suppressing these diverse identities or ignoring them onto political domain. So states generally tend to favor a single homogeneous national identity in the hope of being able to control manage it. जैसे एक एग्जाम्पल लो कि मैं आपको नॉर्थ इंडिया की बात करूं, है ना, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर मान लेते हैं गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है और यहाँ पे आपका एमपी है, एक एग्जाम्पल, क्लियर। अब जैसे मान लो कि जैसे ये गुजरात है ना, तो गुजरात में गुजराती आइडेंटिटी है। अब ऐसा तो नहीं है कि गुजरात में गुजराती आइडेंटिटी है सिर्फ हिंदू रहते हैं, राजस्थान में राजस्थानी आइडेंटिटी सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ट्राइब्स ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी मिक्स हैं, हम सभी मिक्सचर है ना बहुत सारी चीज़ों का, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट सारी चीज़ें। अब जैसे मान लो एमपी की गवर्नमेंट है और एमपी की गवर्नमेंट, क्योंकि एमपी में हमको ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है और हिंदी स्पीकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो क्या करे, इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करे और डेवलपमेंट भूल ही जाए, तो ऐसे में किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब आप सोचो कि ट्राइबल्स के लिए हम ट्राइबल की सारी चीज़ें फुलफिल करें तो आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को हर्ट कर रहे हो, आप ओबीसीज का फुलफिल कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एससी एसटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, उनकी डिमांड्स को। तो इसीलिए ऐसे में आप वो सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है। तो किस एक चीज़ की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ों को सेकेंडरी रखो और सबसे पहले डेवलपमेंट को रखो, कि सबसे पहले जो है ये आइडेंटिटीज, ये डाइवर्सिटी अपने आप में ठीक है, लेकिन उसको छोड़ के पहले हमको डेवलपमेंट की बात करनी है। और जब इस तरीके से हम पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होंगे, जब हम इंडियन आइडेंटिटी की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम रीजनल पे चले गए तो फिर अगेन वो बाइफर्केशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना है कि इसीलिए हम एक नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं और इसी के साथ में हम ये जितने भी डाइवर्सिटी है उसको मैनेज और कंट्रोल कर पाते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे कहीं बीच में जहां भी आपका सेंटेंस सही पढ़ रहा हो तो ऐसे बीच में एक जगह लिख ही देना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। आपको पता है ना बीच बीच में हम कभी कभी कोटेशंस यूज कर सकते हैं, तो आप भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कोटेशंस वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। बीच में जैसे लिख रहे हो आंसर तो कोई किसी का कोई कोटेशन डाल दिया, गांधी जी ने कुछ बोला तो वो बात डाल दी, जवाहरलाल नेहरू ने कोई बात बोली तो वो एक चीज़ डाल दी, छोटे छोटे एक आध लाइन के, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये कहीं पर एक जगह डाल दिया। बट हमेशा चीज़ों को प्रॉपर मैनर में रखना, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ लिख दिया कहीं पे कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को एक मतलब जैसे एक पूरा पैटर्न होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही चलना है कि इंट्रोडक्शन लिखा तो इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी पर आए, फिर लग रहा है कोटेशन तो बीच में लिख दिया कहीं पे हाईलाइट करते हुए, फिर बाद में। ऐसा नहीं कि आप ये आंसर चल रहा है यहीं पे एक जगह कोटेशन लिख दी फिर आंसर को कंटिन्यू कर दिया वहीं से, तो वो आपकी कोटेशन दिखेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए कोटेशन अलग से लिखी जाती है, एक एक लाइन छोड़ के फिर कोटेशन को लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर अपना आंसर स्टार्ट किया, क्लियर है। तो ऐसे कभी कहीं कहीं बीच में लिख सकते हो। एंड फाइनली व्हाट, कंक्लूजन, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैम्पल प्रैक्टिस पेपर, दैट इज ब्रिंग आउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। आपको इसमें बताना है कितने टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स होते हैं। देखो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये बात आपको भी पता है कि एक होते हैं ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट, एक होते हैं रिडम्पटिव रिफॉर्मिस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स। तो अगर वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, इस पर भी आ सकता है कि ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट को डिफरेंशिएट करो और उसके बारे में एक्सप्लेन करो, और ऐसा भी आ सकता है कि जितने भी टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करो, क्लियर। तो आपको दोनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, तो इसीलिए एक सिंगल क्वेश्चन ही बना लिया जिसमें सारे टाइप्स आ गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दें कि क्वेश्चन ओल्ड एंड न्यू पर भी आ सकता है, क्लियर। करें स्टार्ट। देखो तो पहले आप बताओगे कि सोशल मूवमेंट्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसमें भी आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, कैसे, देखो इसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स, क्लियर।
अब इसमें ऐसे करके आपको लिखना है। मैं आपको एक दो लिख के बता दे रही हूँ, बाकी आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जैसे यहां पे आपने लिखा रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट, रिडम्पटिव सोशल मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, ठीक है। ऐसे करके पूरा एक फ्लो चार्ट बना दो। अच्छा लग रहा है ना, मतलब अभी मैंने पूरा नहीं बनाया, लेकिन इतना ही देख के आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे बनाएंगे तो ये चीज़ अच्छी दिखेगी आंसर में, और फिर इसके बाद में एक एक करके एक्सप्लेन कर दो। क्लियर? डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसे करके आप उसको एक्सप्लेन कर दो, तो समझ में आ जाएगा कि आपको सारे टाइप्स पता भी हैं, फिर आपने उसकी ब्रीफिंग भी करी है। क्लियर? तो सबसे पहले रिडम्पटिव। रिडम्पटिव में क्या होता है, हम किसी पर्सन के कॉन्शियसनेस, उसके एक्शंस को चेंज करने की बात करते हैं। जैसे कि एज हावा कम्युनिटी कैरल में उन्होंने चेंज करने की बात करी अपने पर्सनल कॉन्शियसनेस, एक्शंस वगैरह की। नारायण गुरु थे जिन्होंने सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में जो है मूवमेंट चलाई थी कास्ट को लेके। रिफॉर्मिस्ट में जब आप कोई रिफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि इंडियन स्टेट्स को हमने रीऑर्गेनाइज किया, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए कैंपेन चलाई जाती है, तो ये एक तरीके के रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं, जहां पर आप एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट में एक ग्रेजुअल या इंक्रीमेंटल स्टेप्स के थ्रू चेंज लाना चाह रहे हो। रिवॉल्यूशनरी में ये होता है कि आप क्या करो, सोशल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दो। जैसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन चला रशिया में, मार्क्स बात करते थे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स की, है ना। वो बोलते थे कि एक दिन जो है इस बॉर्जुआस क्लास को, जो प्रोलिटेरिएट्स हैं, वो उठा के फेंक देंगे, ठीक है। तो वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना है सोशल रिलेशंस को। इवन इसमें आप किसी पावर को भी कैप्चर कर सकते हो। ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स मैंने इस तरीके से लिखा है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स, तो फिर आप ओल्ड को सेपरेटली बताना, न्यू को सेपरेटली बताना। यहां पर मैंने थोड़ा कंपैरेटिव दोनों को डाल दिया है, ठीक है। तो पहला ओल्ड में आप बताओगे कि इसमें एक सेंट्रल गोल होता है, इसमें एक रीऑर्गेनाइजेशन होगा पावर रिलेशंस का, इसमें आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। जैसे इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया। ये मेनली क्लास रिलेटेड होती है, जैसे पीजेंट मूवमेंट हो गया, वर्कर मूवमेंट्स हो गया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हो गया, और इसके अंदर मेजर फाइट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेके। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल हैं नेचर में, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है, इसमें सिविल सोसाइटीज आती है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे एनजीओ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सारी चीजें। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वुमेन्स मूवमेंट, ये सारे ट्राइबल मूवमेंट्स, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। और ये हर एक चीज़ के लिए फाइट करते हैं, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, हर एक तरीके से राइट्स की बात ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर दोगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे 38 क्वेश्चंस। आपको इसमें क्या एक चीज़ करनी है कि आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो किसी भी चीज़ के बारे में। आपको लगता है फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप फ्लो चार्ट बनाओ। इसके बाद में मेन बॉडी, आपकी मेन फोकस क्योंकि आपका वही है, उसमें हाईलाइट करो, कोटेशन डालो, फ्लो चार्ट, डायग्राम, जो जहां पर लगता है बन सकता है बनाओ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दो, एंड देन फाइनली कम टू दी कंक्लूजन पार्ट। क्लियर है? ऐसे करके अगर आप अपने आंसर्स को लिख रहे हो तो बहुत ही इजी आपके लिए हो जाएगा, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर कर पाओगे। इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस उसकी आपको आज से करनी पड़ेगी, और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख पाओगे। बिना प्रैक्टिस के जितना मैं आपको बता रही हूँ आप नहीं लिख पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैम की बात मैंने सुन ली है, मैं फ्लो चार्ट बोर्ड में एग्जाम्स में जाके बना दूंगा, या जब फाइनल एग्जाम्स होंगे तब मैं हाईलाइट वगैरह कर दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं थी, आपको इतनी चीजें याद ही नहीं रहेंगी, और याद रह भी गई और आपने सोचा अभी लिख लेता हूं, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो इन चीजों को इग्नोर करना। अगर ऐसे आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आज से करो, नहीं तो मत करो। नहीं तो नॉर्मल लिखो, जैसे लिखते हो वैसे लिखो, उसमें भी मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स, तो आज से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सारी चीजें आती हैं लेकिन आंसर नहीं लिख पाते, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि आपको जो है वर्ड लिमिट पे फोकस रखना है, आपको मार्क्स पे फोकस रखना है, आपको पैटर्न पे फोकस रखना है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, तो ये 4-5 बातें हैं जिसको अच्छे से याद रखो। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप अभी से इनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। और आप पता है क्या एक चीज़ करो, आपको इसका PDF लिंक जो है
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले खुद से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले खुद से उसके आंसर्स लिखो, सॉल्यूशन आपके पास में मैं दे ही रही हूँ, अवेलेबल है। फिर आप लेक्चर को देखो, फिर आप देखो कि कौन सा पॉइंट है जो आपसे मिस हो रहा है या कौन सा पॉइंट है जो आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो। क्लियर है? इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना? तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3 घंटे के लिए अपना टाइम सेट करके बैठ जाओ किसी रूम में और फिर उसके बाद में जो है पेपर लगाना स्टार्ट करो 3 घंटे के लिए। और उस टाइम पे ना पानी पीने उठना है ना खाना खाने उठना है, बॉटल लेके बैठो अपनी पास में और वहीं पर ही पेपर लगाओ। वो 3 घंटे ऐसे समझो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आप देखना आप टाइम पे पेपर कर पाओगे, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर छूट जाते हैं। इवन मेरा खुद का जो इंग्लिश का एग्जाम था, जब मैं 12th क्लास में देने गई थी, तो वो मेरा पेपर बहुत ज़्यादा छूट गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूँगी, बट द टाइम हैज़ पास्ड। ठीक है, तो इसलिए ये गलती आप मत करना। हाँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 90% के करीब मैंने स्कोर किया था, बट इंग्लिश का एग्जाम मेरा बहुत बिगड़ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं ऐसा सोच रही थी हो जाएगा, बट टाइम चला गया, टाइम नहीं हो पाया। और मैं बहुत आराम से कर रही थी कि इंग्लिश का पेपर है, जल्दी हो जाता है, बट वो टाइम चला गया। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स आप लोग मत करना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कोई भी डाउट है आप मुझसे बिल्कुल फ्रीली जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स को मैं वहाँ पर आंसर कर दूंगी। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे और सभी को बहुत ही ईजीली आप जो है एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा एक और इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आपको पता है यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, चैनल पे डेली लेक्चर्स मिलते हैं, और मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो बहुत ईजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स भी मिल जाएंगे हार्ड कॉपी में, या फिर आप ई बुक चाहते हो तो वैसे भी, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर बुक्स भी बहुत ईजिली मिल जाएंगी, मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स हैं, सो यू कैन ईजिली एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट।